A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to the Mexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस MCQs को. तो हम साइंस MCQs के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं साइंस. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सबके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. इस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द ब्लैक रिएक्शन, व्हाट वाज द ब्लैक रिएक्शन. तो ब्लैक रिएक्शन एक टर्म है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है. तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट आर कैरिड आउट इन डार्क. दूसरी बात है कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ब्लैक बॉडी, मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व सेल्स एंड स्ट्रक्चर एंड नन ऑफ द अबव. देखिए इस तरीके के सवाल जो है UPSC को बहुत ज़्यादा पसंद है. वो ज़रूर पूछ लेती है, किसी एक टर्म को दे देंगे और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें से क्या है. तो ये ब्लैक रिएक्शन कहाँ से क्वेश्चन उठाया है हमने. एक तो ये NCERT का पार्ट है, NCERT में इसको एक्सप्लेन किया गया है. एंड ब्लैक रिएक्शन इज द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड. तो ब्लैक रिएक्शन किसको कहते हैं. ब्लैक रिएक्शन है मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व सेल स्ट्रक्चर. जब हमें नर्व सेल्स को देखना होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं. ब्लैक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज गोल्गी मेथड. गोल्गी मेथड भी उसको बोला जाता है. गोल्गी मेथड क्यों बोला जाता है. गोल्गी मेथड उसके साइंटिस्ट के नाम पर, जिन्होंने उसको खोजा है, जिन्होंने उस रिएक्शन को डिस्कवर किया, उसके नाम पे रखा गया है. तो ब्लैक रिएक्शन में होता क्या है. ब्लैक रिएक्शन में नर्व सेल्स जो होती है, नर्व सेल्स की खास बात क्या होती है. नर्व सेल्स की खास बात ये होती है कि उनके ऊपर माइलिन शीथ होती है. माइलिनेटेड भी हो सकती है, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं. तो माइलिन शीथ जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो फैट्स की बनी होती है, राइट. तो गोल्गी जो है, कैमिलियो गोल्गी जो है, उन्होंने इस मेथड को ईजाद किया था कि नर्व सेल्स को जो है स्टेन करके उनको ब्लैक कलर का वो नज़र आएगा. तो ये जो टेक्निक थी, इट वाज इनिशियली नेम्ड दैट ब्लैक रिएक्शन बाय गोल्गी. 1873 में उन्होंने ये टेक्निक को ईजाद कर लिया था, बट इट बिकेम बेटर नोन एज गोल्गी स्टेन और लेटर द गोल्गी मेथड. इसको इसी को ब्लैक रिएक्शन कहा जाता है. लेटर ऑन इसका पॉपुलराइजेशन हुआ था गोल्गी मेथड के नाम से. तो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, NCERT का पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है. PDF में आप इसकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं. NCERT 9th क्लास का ये सवाल है. सेकेंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है. उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर डिजास्टर अकर्ड ऑन 26 अप्रैल 1986. इसमें 4 न्यूक्लियर डिजास्टर हैं. सारी न्यूक्लियर डिजास्टर्स नहीं है, 4 इसमें बड़ी बड़ी डिजास्टर्स के नाम दिए गए हैं. आपसे पूछा जा रहा है कि 86 में कौन सी डिजास्टर हुई थी. ये एक तरीके के जनरल अवेयरनेस का सवाल है आपके लिए. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजास्टर कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, उसके रिएक्शंस क्या क्या थे. तो इसमें 4 डिजास्टर्स का नाम दिया गया है. भोपाल डिजास्टर, चेरनोबिल डिजास्टर, फुकुशिमा डाइची डिजास्टर एंड किस्टिम डिजास्टर. ओके, तो ये 4 डिजास्टर्स का नाम दिया गया है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है 1986 में 26 अप्रैल को कौन सी डिजास्टर हुई थी, बताइए. तो 1986 में जो हुई थी डिज़ास्टर, उसका नाम है चेरनोबिल डिज़ास्टर, राइट. तो चेरनोबिल डिज़ास्टर जो थी 1986 में हुई थी. इसमें हुआ क्या था. चेरनोबिल डिज़ास्टर जो है न्यूक्लियर एक्सीडेंट था. ये कहाँ पे हुआ था. ये हुआ था यूक्रेनियन, नॉर्थ ऑफ यूक्रेनियन SSR, सोवियत जो यूनियन है उसके में जो यूक्रेन का जो पार्ट है वहाँ पर हुआ था ये. एंड इट इज़ कंसिडर्ड द वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर एवर इन द हिस्ट्री. 5 लाख लोग जो थे इसमें अफेक्ट हुए थे. सिर्फ 5 लाख लोगों की बात नहीं है, 18 बिलियन सोवियत रूबल्स भी इसमें खर्चा हुए थे. और वहाँ के लोगों को जो प्रॉब्लम्स झेलने को मिली, सो मेनी पीपल डाइड ऑल्सो. इसके ऊपर मूवीज़ बने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बने हैं बहुत सारे. तो दिस वॉज अ वर्स्ट काइंड ऑफ डिज़ास्टर एवर अकर्ड इन द ह्यूमन हिस्ट्री, न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो हुआ. फिर किस्टिम जो न्यूक्लियर डिज़ास्टर है वो कब हुआ था. 1957 में हुआ था. भोपाल डिज़ास्टर जो है वो एक गैस ट्रेजेडी है, वो कब हुआ था. वो 84 में हुआ था, आप जानते हैं. तो ये सारे डिज़ास्टर के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है. एज अ जनरल अवेयरनेस के बारे में पता होना ज़रूरी है. अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है वेयर डज द मेगा डाइवर्सिटी आर लोकेटेड. मेगा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, उसमें से भी मेगा डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ जो है हमें देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी. तो मेगा डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलती है ये आपसे पूछा जा रहा है. बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर,
आर्कटिक सर्कल एंड इक्वेटर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो ये जो सवाल है ये प्योरली साइंस का सवाल भी है और साथ में ये किसका सवाल है, ये साथ में है ज्योग्राफी का सवाल। तो जब हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने भी जा रही हूँ कि क्यों ट्रॉपिक्स के बीच में ही सबसे ज़्यादा वैरायटी देखने को आपको मिलती है। तो ओके, मैंने इसका आंसर भी बता दिया आपको, बिटवीन टू ट्रॉपिक्स कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि बिटवीन टू ट्रॉपिक्स जो है हमें सबसे ज़्यादा सनलाइट मिल रही है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा हो रही है, इसीलिए यहीं पर जो है हमको सारे बायोडाइवर्सिटी के जो हॉटस्पॉट्स है वो भी हमको यहीं पे मिलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स जो स्पीशी हैं वो हमें यहीं पर ट्रॉपिक्स के बीच में ही देखने को मिलती हैं। तो इसका राइट जवाब है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी आपको लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। इट इज़ वर्ड कॉमनली यूज टू रेफर द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। एक जगह पर पाई जाने वाली तरह तरह की वेराइटी ऑफ स्पीशी जब मिलती है तब हम उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द एनवायरमेंटल एंड affected by each other too. As a result, stable community of different species came into existence. क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें दो टॉपिक्स के बीच में मिलती है? इसके दो कारण, सनलाइट, वाटर अवेलेबिलिटी। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब होता है तभी स्पीशी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। एनवायरनमेंट में भी हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको ज्योग्राफी में भी दोबारा पढ़ेंगे। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, ज़ायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ में हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगला जो सवाल है वो यूपीपीसीएस द्वारा 2017 में पूछा गया सवाल है। उसमें आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया। बहुत आसान सवाल, सबने रट के रखा होगा अभी, क्योंकि फैक्चुअल है, सबने रट लिया होगा अब तक। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं रटा उनके लिए है ये। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क फॉर्म्ड इन इंडिया। कब बना था ये आज़ादी के भी बहुत पहले बन गया था, राइट। ये देखिए 1936 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की क्या खास बात है, ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट जो है लोकेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स नियर द पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ नैनीताल। तो यहाँ पे बहुत सारी टाइगर पॉपुलेशन भी रहती है, तो आप ज़रूर विज़िट ज़रूर करिएगा। बहुत ही खूबसूरत है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ज़रूर विज़िट करिए। बाकी के नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क जो है 2004 में बना था। गिर नेशनल पार्क जो है वो कब बना है, गिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज सासन गिर रिजर्व फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दुधवा नेशनल पार्क जो है इज़ ए नेशनल पार्क इन तराई बेल्ट ऑफ मार्शी ग्रासलैंड ऑफ नदर्न उत्तर प्रदेश। मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन भी लेकर आ रही हूँ, स्पेशल वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं कंपाइल कर रही हूँ सारे टाइगर रिजर्व्स के बारे में। तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं टाइगर रिजर्व से रिलेटेड वो मैंने सब कवर करने की कोशिश की है। आखिरी सवाल जो है इस सेट का वो है यूपीपीसीएस द्वारा अगेन 2017 में पूछा गया ये सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक का हायरार्किकल देखते हैं अगर, तो उसमें कहाँ पे फॉल करता है, मतलब पॉपुलेशन, कम्युनिटी, लैंडस्केप आता है, फिर कम्युनिटी आती है, फिर इकोसिस्टम बनता है, फिर पॉपुलेशन बनती है। मतलब इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, स्टेट टीसीएस तो ये सवाल पूछ ही रहा है, राइट। बताएं, पॉपुलेशन को मिला के इकोसिस्टम मिलता है, इकोसिस्टम को बना के कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी को बना के लैंडस्केप बनता है, ऐसा ये ठीक है। तो इसका ये जवाब सही है। पॉपुलेशन को मिला के कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनते हैं, इकोसिस्टम से लैंडस्केप बनता है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। अगर हम इस ऑर्डर में बात करते हैं, अगर हम एटम से शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इट्स अ हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हायरार्किकल ऑर्डर में कैसे चलती है वो होती है हमारी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसमें बात करते हैं, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया अगेन, इसको आप ज़रूर समझ लीजिए। एटम्स जो होते हैं उससे बनता है। अब तो हम इस यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, यहाँ से शुरू करेंगे हम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से बायोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ऑर्गेनलीज बनती हैं, सेल्स बनती हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो ये जो है आप इसको समझ लीजिए, इसको रट लीजिए, रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस।
सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको इनको सॉल्व करके काफ़ी लर्निंग हुई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जो भी प्रिपरेशन मोड में लगे हुए हैं, तो आप यू कैन स्प्रेड द वर्ड ऑल्सो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।